हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी की पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 कुंवर नारायण की दूसरी कविता बात सीधी पर थी। बात सीधी पर थी कविता से पहले हम कुंवर नारायण की पहली कविता के बहाने पढ़ चुके हैं। आज हम देखते हैं बात सीधी पर थी का पाठ परिचय। कुंवर नारायण की दूसरी कविता है बात सीधी पर थी, जो कोई दूसरा नई संग्रह से संकलित है। यहाँ एमसीक्यू के लिए प्रश्न बनता है और दूसरा इसको प्रसंग में भी ऐड करना है। कविता की कथ्य का अर्थ होता है मूल भाव और माध्यम के द्वंद को उकेरते हुए यानी प्रकट करते हुए भाषा की सहजता में सरलता की बात की गई है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं। अब यहाँ पे जो कवि है वो कहते हैं कि कोई भी बात कहने के लिए एक विशेष शब्द होते हैं जिसके माध्यम से पाठक को हम आकर्षित कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हर पेज के लिए निश्चित खांचा होता है, यहाँ पर लेखक ने बात को एक कील की से तुलना की है कि जिस प्रकार कील के पेज को अगर हम जबरदस्ती घुमा देते हैं तो वो ढीला हो जाता है, उसमें मजबूती नहीं रहती। वैसे कभी ये कहते हैं कि मैंने अपने मूल भाव को पाठकों के लिए प्रकट करने के लिए जब उसको जबरदस्ती से उसमें कसाव कर दिया अर्थात उसमें आकर्षक भाषा डालने के लिए कठिन शब्दों का प्रयोग कर दिया तो उसका मूल भाव ही समाप्त हो गया। अब जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहते हैं उन सबके भी विशेष अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द ढूंढना होता है। कवि से यही स्पष्ट करना चाहता है कि अच्छी बात अच्छी कविता के माध्यम से भी अपना मूल भाव स्पष्ट करना चाहते हैं तो सही शब्दों का प्रयोग होना भी आवश्यक है। उसको आकर्षक बनाने के चक्कर में कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की जरूरत नहीं होती, वह सहूलियत के साथ हो जाता है। यदि हम आसानी से अपने शब्दों का प्रयोग करते हैं तो किसी विशेष मेहनत की जरूरत नहीं होती, वो आसानी से अपने आप शब्द प्रकट हो जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं बात सीधी पर थी कविता, लेकिन इससे पहले कुछ ऐसे शब्द पाठ में हैं जो काफी कठिन है और उनका शब्दों का अर्थ जानना जरूरी है, जिनको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद कविता शुरू करेंगे। अब इसमें ये बिंब या मुहावरे, इनका जो अर्थ दे रखा है वो हमारे इस व्याख्या के अंदर हम करेंगे। सबसे पहला है बात का चूड़ी मर जाना। बात की चूड़ी मर जाना, इसका अर्थ है बात को सहज व स्पष्ट करना। इन शब्दों के अर्थ को हम उसमें अर्थ में व्याख्या में ऐड करेंगे। इन शब्दों का अर्थ इसके लिए आवश्यक है सामंजस्य बनना। अब हम कविता का अर्थ शुरू करते हैं। बात सीधी पर थी एक बार। कवि कहते हैं कि मेरे पास पाठक को कहने के लिए कविता के माध्यम से एक सीधी सी बात थी। भाषा के चक्कर में मैंने सोचा कि पाठक को भाषा का आकर्षक रूप दिखाया जाए और उसे प्रभावशाली बनाया जाए। इस भाषा को आकर्षक बनाने के चक्कर में मैंने वहाँ पर कठिन शब्दों का प्रयोग कर दिया। जरा टेढ़ी फंस गई तो जो भाषा है उनके शब्द बहुत कठिन हो गए, जिससे वो पाठकों की समझ से बाहर हो गए। इस कविता के माध्यम से कवि यही स्पष्ट करना चाहते हैं कि कविता बनाने के लिए ऐसे सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिससे पाठक उसको आसानी से समझ जाए। अपनी कला या उसकी आकर्षक बनाने के चक्कर में कठिन शब्दों का प्रयोग करने से उसका मूल भाव समाप्त हो जाता है और मूल भाव समाप्त होने से कविता का अस्तित्व बिगड़ जाता है। अब यहाँ तक हमने देखा कि कवि कहते हैं कि मैंने आकर्षक शब्दों का प्रयोग किया उसको प्रभावशाली बनाने के लिए, तो जो कविता है और ज्यादा उसमें कठिन शब्दों को डालने से कविता का मूल भाव नष्ट हो गया। उसे पाने की कोशिश में कि जब मुझे लगा कि पाठक उसको समझ नहीं पा रहे हैं तो मैंने वापस उस भाषा का सरल रूप प्राप्त करने के लिए भाषा को उल्टा पलटा, कि मैंने भाषा को एक स्थान से दूसरे स्थान में भाषा को सरल बनाने का प्रयास किया। तोड़ा मड़ोड़ा घुमाया फिराया शब्दों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखा। कठिन शब्दों की जगह सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहा कि या तो बात बने कि या तो मेरी बात आसानी से पाठक के समझ में आ जाए या फिर भाषा के बाहर आए या फिर भाषा का जो जंजाल कठिन भाषा शब्दों का जो जंजाल बन चुका है उससे वो बाहर आ जाए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और पेचीदा होती चली गई। पेचीदा का अर्थ है कठिन। लेकिन जैसे जैसे मैंने शब्दों को इधर उधर फेरा, वाक्यांशों को फेरा बदला, तो बात उससे जो मेरा बात अर्थात मूल भाव जो कि मैं पाठक को बताना चाहता था कविता के माध्यम से, वो और अत्यधिक कठिन होती चली गई। अगले पैराग्राफ में कवि ने कविता की जो बात है उसकी तुलना एक कील से की है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। देखो इस कील के ऊपर लिख रहा है बात, यानी बात किसका प्रतीक है यहाँ पर कील।
कवि ने यहाँ कील के माध्यम से स्पष्ट किया है कि यदि कील को हम जबरदस्ती कसने का प्रयास करते हैं तो उसका जो पेच है वो ढीले हो जाते हैं और फिर क्या होता है कि जो उसकी कसावट है, मजबूती है, वो खत्म हो जाती है। तो उसी प्रकार इस कील को बात का प्रतीक बताकर कवि कहना चाहते हैं कि जब मैंने बात को जबरदस्ती उसे कसने का प्रयास किया, अर्थात कठिन शब्दों का प्रयोग करना चाहा या भाषा को वापस अपने रूप में लाना चाहा, तो उसकी जो कसावट है, मजबूती अर्थात जो आकर्षित करने की शक्ति है, वो खत्म हो गई। कवि आगे ये भी कहते हैं कि जैसे कील होती है, यदि हम परेशान होकर उसे जगह की जगह छोड़ दे तो वो कील उसी स्थान पर लग तो जाती है और ऊपर से ऐसे दिखाई देती है कि मानो कि बिल्कुल सही लग रही है, लेकिन उसमें जो मजबूती, कसाव, जो उसकी जो पकड़ है वो खत्म हो जाती है। उसी प्रकार जो मेरी कविता थी उसकी पकड़ और मजबूती भी खत्म हो गई। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं कि कवि कहते हैं कि मैंने भाषा को वापस अपने सरल रूप में लाने का प्रयास किया, लेकिन वो और अधिक कठिन होती चली गई। अब आगे कवि कहते हैं कि सारी मुश्किल को धैर्य समझे बिना, कि मेरी बात जो कठिन हो गई थी, यानी उसका मूल भाव जैसे समाप्त हो रहा था, तो उस कठिनाई को मैंने धैर्य से समझे बिना, मैं पेज खोलने के बजाय, कि मैं कविता का पेज खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता जा रहा था, मतलब उसमें कठिन से कठिन शब्दों का, दूसरे शब्दों का प्रयोग करता जा रहा था। अब लेखक और जो कवि है वो यहाँ पर कील से तुलना करते हुए कहते हैं, जिसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि मैं पेज खोलने के बजाय, कि जिस तरह कि यदि हम किसी भी कील का पेज खोलने के लिए उसको जबरदस्ती अगर बेतरह उसको कसते चले जाएंगे तो उसकी चूड़ी मर जाती है, अर्थात उसका जो कसाव है वो खत्म हो जाता है। वैसे ही धीरे धीरे मेरी कविता का अस्तित्व भी समाप्त होता जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशा बीनों की शाबाशी और वाह, क्योंकि मैं ये काम इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे तमाशा देखने वाले दर्शकों की शाबाशी यानी प्रशंसा सुनाई दे रही थी। यहाँ पर जो कवि है ऐसे लोगों पर व्यंग्य करता है जो किसी भी बात का या कविता का मूल भाव तो नहीं समझते, लेकिन उसकी जो बनावट है, उसके आकर्षक शब्दों को देखकर प्रशंसा करते रहते हैं। तो ऐसे कवि जो कि मूल भाव को तो नहीं समझ पाते, लेकिन ऊपर से दिखावटी कार्यों की ज्यादा प्रशंसा करते हैं। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। कवि कहते हैं कि मुझे शुरू में यही डर था कि हो सकता है कि मैं कठिन शब्दों का प्रयोग करूं तो मेरी कविता है उसका मूल भाव नष्ट हो जाए। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई है। चूड़ी मरने का अर्थ है बात का प्रभावहीन हो जाना, कि जबरदस्ती करने से मेरी बात की चूड़ी मर गई, मतलब मेरी जो बात है, मेरी कविता जो मूल भाव है, उसका कविता का जो मूल भाव है वो समाप्त हो गया और वो भाषा बेकार में घूमने लगी। और वो भाषा बेकार में घूमने लगी मतलब पाठकों को समझ से बाहर होने लगी। यहाँ पर कील का एग्जाम्पल देते हुए, तुलना करते हुए कहते हैं कि जोर जबरदस्ती से, कि जिस प्रकार कील को जबरदस्ती से उसे एक स्थान पर बिठाने का प्रयास किया जाए तो उसकी चूड़ी मर जाती है, उसके तेज ढील हो जाते हैं और वो बेकार में उसी स्थान पर बेकार में घूमने लगती है, तो उसका कोई भी मजबूती पकड़ नहीं रहती। उसी प्रकार मेरी भाषा की भी मजबूती और पकड़ सारी समाप्त हो गई। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, कि जब मैंने बहुत प्रयास कर लिया कि मैंने शब्दों को हेरा बदला, अपने स्थान से हटाया, दूसरे सरल शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन जब भाषा सरल नहीं बन पाई तो मैंने उस बात को वहीं छोड़ दिया कि जिस प्रकार यदि कील को कई तरह तेज कसने का प्रयास किया जाए, लेकिन जब वो कील अपने में मजबूती का अच्छी तरह पकड़ नहीं कर पाती तो उसे उसी जगह ठोक दिया जाता है, जो ऊपर से तो उसी जगह ठोक दिया जाता है तो वो बेकार घूमने लगती है। उसी प्रकार मेरी भाषा भी वहाँ बेकार घूमने लगी, मतलब उसका जो अस्तित्व है वो समाप्त होने लगा और वो पाठकों की समझ से बाहर होने लगी। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न कसा होता, कि जिस प्रकार यदि कील को वहीं ठोक दिया जाए और उसकी चूड़ी मर जाती है, उसमें कसाव मजबूती नहीं होती, लेकिन कील देखने पर उसी स्थान पर वो चारों तरफ घूमती रहती है और दिखने में ऐसे दिखाई देती है जैसे कील बिल्कुल वहाँ पर बिल्कुल अपने स्थान पर फिट हो रही है, बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन न तो उसमें कसाव होता, लेकिन उसमें मजबूती नहीं होती, न ताकत, न उसमें अपना कोई बल होता है जिससे वो अपने स्थान को अच्छे से पकड़ सके। उसी प्रकार जब मैंने भाषा को वहीं का वहीं छोड़ दिया तो उसमें मजबूती नहीं थी और नहीं कोई बल था जिससे वो पाठकों को आसानी से समझ में आए और उसे अपनी तरफ आकर्षित कर सके। बात मेरी जो शरारती बच्चे की तरह उससे खेल रही थी, कि जब मेरी बात का मूल भाव पूरी तरह समाप्त हो गया तो बात एक शरारती बच्चे की तरह आकर मुझे खेल रही थी, मतलब मुझे आकर परेशान कर रही थी और कह रही थी, मुझे पसीना पहुंच रही थी। जब मैं बहुत परेशान हो गया
मुझसे पसीना पहुंचते देखकर पूछा कि जब मेरी बात का मूलभाव नष्ट हुआ तो मैं घबरा गया और मुझे पसीना देखते हुए भाषा में आके मुझे एक शरारती बच्चे की तरह खेला। शरारती बच्चे का अर्थ है कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनना, कि मतलब तुम्हें तो कथा का जो कथ्य का भाषा मूल भाव का और भाषा का सही सामंजस्य करना ही नहीं था, उसका सही मिलान करना ही नहीं आता। क्या तुम्हें भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? एक शरारती बच्चे के आकर उसने मुझे छेड़ा, मेरे साथ खेला। क्या तुमने आसानी सहूलियत का मतलब आसानी से सरल शब्दों का प्रयोग करना नहीं सीखा, जो तुमने इस तरह कठिन शब्दों का प्रयोग करके उस भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए और उसे आकर्षक बनावटीपन देने के चक्कर में तुमने सारा मूल भाव ही समाप्त कर दिया। अर्थात यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं कि कविता के लिए बिल्कुल सरल शब्द होने चाहिए जो पाठक को समझ में आए। यहाँ पर देख भी रखा है कि भाषा और बात की भाषा बिल्कुल भाषा से जो बात थी मूल भाव है वो भाषा के चक्कर में बिल्कुल उससे दूर भाग गया, मतलब ऐसा हो गया उसको बनावटीपन देने के चक्कर में कि भाषा बिल्कुल दूर हो गई, जिससे वो पाठकों के और कविता का अस्तित्व ही पूरी तरह समाप्त हो गया। हमें कुछ विशेष के पॉइंट्स दे रही हूँ इसके लिए जो इस कविता के अंदर सभी में सारे पैराग्राफ में काम आ जाएंगे लगभग। थैंक यू।